गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो उसके डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और जो बाकी और दूसरे सिस्टम्स हैं और तो दूसरे फीचर्स हैं उसके, वो पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जनरल फीचर्स के अंदर जो बॉडी वॉल है वहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे जनरल फीचर के अंदर बाकी के जो सिस्टम है उसके उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट मतलब दो ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनस। ठीक है, माउथ फूड के इंजेशन के लिए और एनस फूड के इजेशन के लिए। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है या हम जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बोलें या फिर हम इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है और जो 3 पार्ट हैं उनमें एक पार्ट है फोरगट। ठीक है, एक पार्ट है मिडगट। ठीक है, और एक पार्ट होता है हाइंड गट। ठीक है, फोरगट को दूसरा एक नाम दिया जाता है जिसको हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं, स्टोमोडियम। ठीक है, मिडगट को मेजेंट्रॉन बोलते हैं और जो हाइंड गट है उसको प्रोक्टोडियम बोलते हैं। ठीक है, प्रोक्टोडियम, ये इनके 3 नाम और हैं। ठीक है, फोरगट को स्टोमोडियम, मिडगट को मेजेंट्रॉन और हाइंड गट जो है उसको प्रोक्टोडियम बोलते हैं। तो फोरगट जो होगा उसके अंदर माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस तक ये पार्ट आएंगे। फिर जो मिडगट होगा उसमें स्टमक जैसे पार्ट हैं वो आएंगे और जो हाइंड गट है उसमें जैसे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आएगी। इंटेस्टाइन के जो पार्ट है वो उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो माउथ पार्ट्स जो हैं यहाँ पर इंसेक्ट में या जो आर्थ्रोपोड में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, फूड को कैप्चर करने में और इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। माउथ होगा और माउथ पार्ट्स होंगे। ठीक है, माउथ पार्ट्स आर मूवेबल एंड हेल्प इन कैप्चरिंग एंड इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड। माउथ पार्ट्स जो हैं वो मूवेबल हैं, फूड को कैप्चर करने में और फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है यहाँ इनका उसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है। ठीक है, आर्थ्रोपोड के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हर तरह का होता है। तो न्यूट्रिशन में भी हर्बीवोरस, न्यूट्रिशन जो है वो हर्बीवोरस भी हो सकता है। ठीक है, कार्निवोरस भी हो सकता है, ओमनीवोरस भी हो सकता है। ठीक है, और पैरासिटिक जो है वो भी हो सकता है। तो कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स भी हैं, कुछ ओमनीवोर्स भी हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो पैरासिटिक भी हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स इंसेक्ट जैसे हनी बीज हैं। ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट जो नेक्टर है उसको कलेक्ट करते हैं, वही उनके लिए उनका फूड है। ठीक है, जो जैसे बटरफ्लाई है वो भी नेक्टर पे फीड करते हैं। ठीक, दूसरा कार्निवोर्स हैं, वो इंसेक्ट है जो दूसरे इंसेक्ट को किल करके खा जाते हैं, जैसे स्पाइडर है। ठीक है, कार्निवोर्स में आती है और दूसरे इंसेक्ट को किल करके और खा जाती है।
ठीक है। ऐसे ही ओमनीवोर्स है, तो ओमनीवोर्स की अगर हम बात करें, जैसे कॉकरोच है, फूड प्रोडक्ट भी खा लेता है, जो दूसरे छोटे इंसेक्ट उनको अगर मिल जाते हैं तो वो उनको भी खा जाते हैं, ठीक है। तो हर तरह का जो इसमें न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट होता है। पैरासिटिक जैसे बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं एज ए एक्टोपैरासाइट, ठीक। तो काफ़ी सारे लगभग सभी टाइप के जो न्यूट्रिशन है वो होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हाँ, और एक चीज़ डाइजेशन जो है वो लिख देते हैं। डाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ठीक है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब डाइजेशन जो होगा वो सेल के बाहर होगा, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर, इनसाइड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कि आर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन कैसे होता है, या हम कहें कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड में गैसियस एक्सचेंज के लिए काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। आर्थ्रोपोड्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। हैव वेरियस organs, various types of organs for gaseous exchange। गैसियस एक्सचेंज से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको बोलेंगे हम गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो उनमें जैसे फर्स्ट हम देखते हैं गिल्स होते हैं, ठीक है। गिल्स जो हैं जैसे प्राण है, ठीक है, प्राण पैलियमोन जिसको हम झींगा भी बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर गिल्स होते हैं क्योंकि वो एक्वेटिक फॉर्म है, और एक्वेटिक फॉर्म है तो उसमें गिल्स होंगे। नेक्स्ट गिल्स के साथ में और कौन से होंगे, बुक गिल्स होंगे, ठीक है। कहीं पर गिल्स और कहीं पर बुक गिल्स होते हैं। गिल लाइक स्ट्रक्चर ही होती है लेकिन कंप्लीट गिल नहीं होते हैं वो। और अपीयरेंस जो होती है वो पूरी बुक के जो पेजेस होते हैं, जो पेजेस की लाइनिंग अगर हम बुक में देखते हैं तो उस तरह से नज़र आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बुक गिल्स बोलते हैं। और बुक गिल्स जैसे कि किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब जो है, केकड़ा जो है उसके अंदर होते हैं। और ये दोनों ही फॉर्म कैसी हैं, एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म है, पानी में रहने वाले हैं, तो इनके अंदर गिल्स और बुक गिल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे ऑर्गन्स और हैं। एक ऑर्गन है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिए हैं, और ट्रैकिए जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स हैं, और बाहर इनकी ओपनिंग होती है जिनको स्पायरेकल्स बोलते हैं। ट्रैकिया की जो बाहर बॉडी के ऊपर जो ओपनिंग होती है उसे स्पायरेकल्स बोलते हैं, और उसके थ्रू ही एयर जो है वो एंटर करती है और आगे फिर पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो ट्रैकिया जैसे एग्जांपल जो इंसेक्ट्स हैं मोस्टली उनके अंदर क्या मिलेगा, ट्रैकिया मिलेगा। एग्जांपल अगर हम देखें ट्रैकिया तो कॉकरोच और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर ट्रैकिया मिलते हैं। क्लास इंसेक्टा जो आएगी इसमें ट्रैकिया मिलेगा। और इसके अलावा बुक लंग्स हैं, ठीक है, ट्रैकिया के अलावा कहीं पर बुक लंग्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में लंग्स तो नहीं है, लंग्स की तरह की स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन उसी तरह से है, अपीयरेंस इनकी भी बुक लाइक है, तो इसलिए इनको बुक लंग्स बोल देते हैं। और एग्जाम्पल जो है इनका वो है स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन बिच्छू जो होता है उसके अंदर बुक लंग्स होता है। और यहाँ पर ये दोनों ही फॉर्म कैसी हैं, ट्रैकिया और जो बुक लंग्स है वो किस में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, इसके अंदर मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, ये दोनों टेरेस्ट्रियल फॉर्म है ये।
मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो याद रखना कि एक्वेटिक फॉर्म के अंदर तो गिल्स और बुक गिल्स हैं, और जो टेरेस्ट्रियल हैं ज़मीन पर रहने वाले जो हैं उनके अंदर ट्रैकिया या बुक लंग्स हैं। ठीक है, ये तो मेन जो स्ट्रक्चर है हम उनकी बात करें, मेन ऑर्गन जो है उनकी बात करते हैं। और इसके अलावा अब रेस्पिरेटरी जो या रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह के हैबिटेट में रहता है। ऑर्गेनिज्म जिस तरह के हैबिटेट में रहेगा उसी तरह के उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फिर देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ पर ओपन टाइप का है। कैसा है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स या क्लोज चैम्बर्स। ठीक है, ब्लड जो यहाँ फ्लो करेगा वो ओपन केविटी में, ओपन स्पेस के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसेज। ठीक है, ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसेज, इन ओपन स्पेसेज, और उन स्पेसेज को क्या बोलेंगे हम? साइनस बोलेंगे। ओपन स्पेसेज कॉल्ड साइनस। जो ओपन स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारे जगह जगह स्पेस होंगे जिसको हम साइनसेस बोलेंगे। और यहाँ पर इस ओपन स्पेस में सेल्स जो है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। जो फ्लूइड फ्लो करता है उसमें, ब्लड जो फ्लो करता है ओपन स्पेस में, डायरेक्टली सेल उसके कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, तो उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? साइनस बोल देते हैं, या ब्लड साइनसेस भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो ब्लड जो है वो कलरलेस है, जिसको हम हीमोलिम्फ बोलेंगे। एक चीज़ याद रखनी है यहाँ कि ब्लड कैसा है? ब्लड कलरलेस है, कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस है, और उसको क्या बोलते हैं हम? हीमोलिम्फ बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। ठीक है, इसे हम हीमोलिम्फ बोलेंगे। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है उसको क्या बोला जाता है? हीमोलिम्फ बोला जाता है। ठीक है, हाँ, आरबीसीज की जगह यहाँ पर क्या है? डब्ल्यूबीसीज तो हैं। ठीक है, कंटेन डब्ल्यूबीसीज, कंटेन डब्ल्यूबीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो ब्लड होगा उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होगा। हमारे यहाँ ह्यूमन बीइंग की तरह से जो ब्लड है वो उसमें हीमोग्लोबिन जैसे तरह के पिगमेंट नहीं होंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट जो सिस्टम की हम बात करते हैं तो वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद रखना है ओपन टाइप है, ब्लड फ्लो ओपन स्पेसेज में करेगा जिसको हम साइनसेस बोलेंगे, ब्लड साइनसेस भी बोल देते हैं। ब्लड जो है कलरलेस होता है। ठीक है, और जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज होंगी उसके अंदर। हाँ, हार्ट जो है वो कई चैम्बर का हो सकता है। यहाँ पर हार्ट जो है वो उसमें कई चैम्बर होंगे जो ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, हमारी तरह से नहीं होंगे, लेकिन हार्ट जो है उसमें कई चैम्बर होंगे। हार्ट हैव मैनी चैम्बर्स, कई चैम्बर होंगे, और हार्ट ब्लड को फ्लो करने का काम करेगा। उसके अंदर जो मसल्स होंगी, मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वही ब्लड फ्लो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मसल्स की हेल्प से ही जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, और ब्लड का जो फ्लो है वो होगा पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड के पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसमें ऑर्गन्स होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे
ग्रेन ग्लैंड्स हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होंगी, या फिर कहीं पर जो कोक्सल ग्लैंड्स हैं वो भी होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना होगा? मेड अप ऑफ आइदर ग्रीन ग्लैंड्स और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, आइदर ग्रीन ग्लैंड्स और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो ब्लाइंड फाइन ट्यूब्यूल्स हैं। ब्लाइंड हैं, ओपन, दोनों साइड से ओपन नहीं होती हैं, एक साइड ही ओपन रहती हैं। ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो से मालपीजियन जो है, ये मालपीजी, मार्सेलो मालपीजी साइंटिस्ट का नाम है, जिसके नाम पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को नाम रखा गया है। उन्होंने इनको डिस्कवर किया है तो उसी के नाम पे इनका नाम रख दिया मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होती हैं ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब होती हैं। कैसी होती हैं? ब्लाइंड ट्यूब होती है। ठीक है, ब्लाइंड ट्यूब होती है। और इसी तरह से ग्रीन ग्लैंड्स होंगी। ठीक है, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करेंगे। तो इन ग्रीन ग्लैंड्स या जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है, इन सभी का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर कोक्सल ग्लैंड्स भी होती हैं। सम हैव कोक्सल ग्लैंड्स, सम हैव कोक्सल ग्लैंड्स। कुछ आर्थ्रोपोड है उसके अंदर एक नेक्स्ट और दूसरे टाइप का ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको हम कोक्सल ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यहाँ पर होगा कि किस तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट ये रिलीज करते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अमोनिया भी होता है, यूरिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो अमोनिया एंड यूरिया ये तो होंगे एक्वेटिक फॉर्म के अंदर। कहाँ होंगे? एक्वेटिक फॉर्म के अंदर। जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर तो अमोनिया और यूरिया जो है वो रिलीज होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। और जो ज़मीन पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, उनके अंदर क्या होगा? यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड किसमें? टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। मतलब जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके अंदर यूरिक एसिड होगा। ठीक है, यूरिक एसिड क्यों बनता है? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है पानी की, उनके पास में कमी रहती है, वाटर को कंजर्व करना है। और यूरिक एसिड जो है वो इन तीनों के कंपैरिजन में लेस हार्मफुल होता है, उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है और उसको एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अमोनिया और जो यूरिया है, इनको निकालने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए काफ़ी सारा पानी जो है उसको वेस्ट करना पड़ता है। और अमोनिया इन सब में ज़्यादा हार्मफुल है, उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए एक्वेटिक जो फॉर्म है वो अमोनिया और यूरिया रिलीज करते हैं, क्योंकि उन्हें वाटर का कंजर्व नहीं करना है। जितना पानी वो चाहे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मैटर को बाहर निकालने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो सिस्टम है वो देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो याद रखने हैं कि आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स या कोक्सल ग्लैंड हो सकती है। ठीक है, और अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसरी सिस्टम की। ठीक है, सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स में, तो यहाँ पर इनके पास बाकी जो भी फाइल, जो अब तक जो फाइलम थे उनसे इनके पास वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम है। ठीक है, वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम होता है।
ठीक है। अब तक जो फाइलम हमने पढ़े हैं उनमें इनके पास काफ़ी डेवलप सेंसरी सिस्टम, एक अच्छा डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम में यहाँ इनके पास में क्या क्या होगा। सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंसरी सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ आईज होंगे। आईज जो है वो कैसे होंगे, यहाँ पर आईज जो है वो सिंपल और कंपाउंड हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। और कंपाउंड आई से जो इमेज बनती है, ठीक है, वो कई एक ही ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेज बनती हैं, ठीक है। और इनका जो विज़न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन होता है, ठीक है। कंपाउंड आई में जो विज़न होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मोजाइक विजन बोलते हैं। इसके अलावा जो सेंसरी सिस्टम है उनके अंदर एंटीने भी होंगे, ठीक है। एंटीने होंगे, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं, और जो सामने अगर इंसेक्ट के सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एंटीने जो है वो ओडर जो है, जो स्मेल जो है उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक होंगे, लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है। और सेंस ओडोर, स्मेल जो है या खुशबू जो है उसको ये पहचान लेते हैं, या सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको भी ये सेंस कर लेते हैं, टच को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनल सर्कई हैं, एनल सर्कई है, CERCI, ये एनस जो होगा उसके पास में होंगे, ये भी टच जो है उसको सेंस करते हैं, सेंस टच, ठीक है। इसके अलावा और जो सेंसरी सिस्टम में ऑर्गन होंगे उसमें एक है स्टेटोसिस्ट, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट का जो फंक्शन है वो है फॉर बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। अब इंसेक्ट के कुछ इंसेक्ट के फिट होते हैं, फिट पे टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास में। एक चीज़ ये याद रखनी है आपको कि इंसेक्ट फिट हैव रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, हैव रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, ठीक है। इंसेक्ट फिट जो होते हैं वहाँ टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ऑडिटरी ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ऑडिटरी ऑर्गन जो है वो सुनने में हेल्प करेंगे, ठीक है, साउंड जो है उसको सेंस कर लेते हैं, ऑडिटरी ऑर्गन साउंड जो है उसको सेंस कर लेंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर्स यहाँ पर लगे, ठीक है। तो ये था सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में यहाँ आइज़ हैं, और सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या हैं, आइज़, और ये एंटीने जो हैं ये मेन सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके, ठीक है। आइज़ कंपाउंड है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है इनका वो एनालिड्स की तरह से ही नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है इनका कैसा है, एनालिडियन टाइप, जैसे एनालिडा के अंदर जो नर्वस सिस्टम था इनका नर्वस सिस्टम भी वैसा ही है, एनालिडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनालिडियन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होगा इनका। तो एनालिडियन जो टाइप है नर्वस सिस्टम का उसके अंदर वही डोर्सल ब्रेन है जो कि कनेक्ट करता है नर्व रिंग, ठीक है। और नर्व रिंग जो आगे कनेक्ट होती है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, है नर्वस सिस्टम के अंदर डोर्सल ब्रेन, डोर्सल ब्रेन कनेक्टेड विद
ठीक है, कनेक्टेड विद ए नर्व रिंग, ये ब्रेन नर्व रिंग से कनेक्ट रहेगा टू ए डबल वेंट्रल कॉर्ड, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड होगी जो वेंट्रल साइड में होंगी, दो नर्व कॉर्ड होंगी जो कि वेंट्रल साइड में होंगी। तो ये सारे नर्व्स और जो ब्रेन है वो सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आपको याद रखना है किस टाइप का होगा, एनालिडियन टाइप नर्वस सिस्टम होगा इनका। ठीक है, और नेक्स्ट फीचर जो है उसमें हम बात करें सीलिया की, बॉडी पे कहीं सीलिया या सेल पे कहीं कोई सीलिया हो तो सीलिया और फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है सेल के पास। ठीक है, हाँ, लेकिन इनके पास एक और सिस्टम आ गया है जो अब तक नहीं था, अब तक फाइलम में नहीं था, और वो जो सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इनके पास अब क्या आ गया है, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया है, और फर्स्ट टाइम जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो यहीं से स्टार्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कई तरह के हार्मोन्स हैं रिलीज करती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम फाउंड इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, ये याद रखना है, बहुत सारे मोस्टली जो आर्थ्रोपोड है उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, फाउंड इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यह चीज़ याद रखना है, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली जो ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर पोर कर देते हैं, फिर वहीं से वो जो उसकी टारगेट सेल है, जो टारगेट ऑर्गन है, जो टारगेट पार्ट है बॉडी का, वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही क्या सिक्रेट करती हैं, हॉर्मोन्स सिक्रेट करती हैं। ठीक है, सिक्रेट हॉर्मोन्स। ठीक है, और ये हॉर्मोन्स जो हैं वो फिर हेल्प करते हैं मोल्टिंग में, मेटामॉर्फोसिस में और रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सीक्रेट हॉर्मोन्स विच कंट्रोल मोल्टिंग, ठीक है, मोल्टिंग, मेटामॉर्फोसिस, मोल्टिंग, मेटामॉर्फोसिस एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो हार्मोन होंगे वो मोल्टिंग में हेल्प करेंगे। मोल्टिंग का मतलब होता है स्किन कास्टिंग। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो एक टाइम बाद में अपनी स्किन को कास्ट कर देते हैं, स्किन को उतार देते हैं। ठीक है, या जो लार्वा जो है उसे, और जब एडल्ट की फॉर्मेशन होती है उस टाइम भी क्या होती है, स्किन कास्टिंग होती है। कई बार स्किन को वो अपर जो स्किन है, क्यूटिकल जो है, उसको वो उतार देते हैं और नई फिर से बनाते हैं। तो मोल्टिंग का मतलब है स्किन कास्टिंग, स्किन कास्टिंग। जैसे स्नेक हैं वो अपनी ऊपर की स्किन को उतार देते हैं, जिसको केचुली बोलते हैं हम। इसी तरह से बहुत सारे स्किन भी हैं जो मोल्टिंग करते हैं, स्किन कास्टिंग करते हैं, अपनी स्किन को उतार देते हैं एक टाइम पीरियड बाद में। मेटामॉर्फोसिस वो है जिसमें लार्वा जब एडल्ट में डेवलप होने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स ही इन मोल्टिंग को, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड है रिलीज करेंगे। ठीक है, तो हॉर्मोन्स के अलावा कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्ट जो हैं वो ऐसे हैं, कुछ आर्थ्रोपोड जिनमें इंसेक्ट जो मोस्टली हैं वो ऐसे हैं जो एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जिसको हम फेरोमोन्स बोलते हैं। ठीक है, सम आर्थ्रोपोड्स
particularly insects, ठीक है, excrete pheromones, excrete pheromones, एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो फेरोमोन्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंस हैं, वो कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे इंसेक्ट को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बहुत कुछ फेरोमोन ऐसे भी हैं जो सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, जो अपने जो मेटिंग पार्टनर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो फेरोमोन्स क्या होगा? फेरोमोन्स केमिकल सब्सटेंस यूज टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस है, स्पेशल केमिकल है जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है एक दूसरे इंसेक्ट को, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस यूज टू कम्युनिकेट मैसेज, यूज टू कम्युनिकेट, यूज टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है। या हम कहें कि इंसेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस फेरोमोन को रिलीज करते हैं, या हम एक स्पेशल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिससे वो एक दूसरे इंसेक्ट को मैसेज दे सकें इसकी फॉर्म से, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि चींटियाँ जो हैं कि एक सीधे लाइन में सीधे लाइन में चलते हैं, जहाँ उनको जाना होता है पूरे एक लाइन में चलते हैं। तो वो कैसे चलते हैं? वो एक दूसरे के पीछे, एक आगे वाली जो चींटी है वो इस तरह का केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, फिर दूसरी चींटी उसको सेंस करके उसको पीछे चलती है, फिर वो रिलीज करती है, वो आगे चलती रहती है। तो इस तरह पूरी जो एक लाइन जो है वो बन जाती है, और वो एक दूसरे से इस फेरोमोन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, और एक सीधी एक लाइन में एक डायरेक्शन में वो चलते रहते हैं फिर, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस यूज टू कम्युनिकेट मैसेज। और कुछ फेरोमोन्स ऐसे हैं जो सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। सम फेरोमोन्स also act as sex attractant, also acts as sex attractant, sex attractants, ठीक है। सेक्स अट्रैक्टेंट मतलब अपने जो मेटिंग पार्टनर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ इंसेक्ट जो है इस तरह का केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, फिर उसको सेंस करके जो मेटिंग पार्टनर है वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है। और ये तो था एंडोक्राइन सिस्टम, फर्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्थ्रोपोड में कैसे होगा? आर्थ्रोपोड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा जिसको पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है कम्प्लीटली। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट जो टाइप है रिप्रोडक्शन का, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो जनरली कैसे होते हैं ये? जनरली जो आर्थ्रोपोड है वो कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल के लिए एक और टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं डायसियस। तो जनरली कैसे हैं ये? यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। सम शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सम शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि मेल और फीमेल को हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, जिनको देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है उनको नीचे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है यूजुअली इंटरनल है, ये याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर इंटरनल होगा, कुछ एक फॉर्म है जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल भी होता है और वो एक्वेटिक फॉर्म होंगी कुछ, ठीक है। इसके अलावा फीमेल जो है वो मोस्टली ओविपेरस हैं, फीमेल्स आर मोस्टली ओविपेरस, एग देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक जो है वो ओवोविविपेरस है, ठीक है। फ्यू आर ओवोविविपेरस, ठीक है। कुछ एक जो होते हैं वो ओवोविविपेरस होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन जो है, एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन। बिच्छू जो होता है वो ओवोविविपेरस होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन इसमें एग्जाम्पल होगा ओवोविविपेरस का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है डेवलपमेंट, और उसके बाद अभी बहुत सारे फीचर और बचेंगे इसके, ठीक है। तो डेवलपमेंट वो देख लेते हैं हम। डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है विद लार्वल स्टेजेस, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेजेस है, इनडायरेक्ट विद लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेजेस, लार्वा स्टेज बनती है, ठीक है। फिर लार्वा से जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म जब बनता है, तो उसे हम बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो यहाँ से लार्वा, और लार्वा किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। तो ये लार्वा से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लार्वा से एडल्ट बने उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। और क्लीवेज जो हुआ यहाँ पर होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। क्लीवेज कैन बी होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, ठीक है। होलोब्लास्टिक या मीरोब्लास्टिक। तो ये कुछ फीचर थे आर्थ्रोपोड के, और डेवलपमेंट तक हमने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट टाइम हम जो उसका क्लासिफिकेशन और बाकी जो कुछ फीचर्स होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।